अ वेरी गुड नून टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। आई एम ऋचा शर्मा और आप देख रहे हैं परचम। रोज़ की तरह हम फिर मिल रहे हैं डेली करंट अफेयर्स सेशन के लिए, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो वनडे एग्जामिनेशन हो, स्टेट पीएससी हो, आपके यूपीएससी लेवल तक के एग्जामिनेशन हो, यहाँ का जो भी कंटेंट होगा आपको 100% काम आने वाला है। तो चलिए विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम पंचांग की तिथि देख लेते हैं आज की। श्रावण महीने के कृष्ण पक्ष की दशमी है आज। श्रावण महीना कौन से नंबर का हिंदू कैलेंडर का मंथ है, जल्दी से मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिए। चैत्र महीने से अगर हम साल की शुरुआत मानते हैं हिंदू कैलेंडर की, तो कौन से नंबर का श्रावण महीना है। कृष्ण पक्ष वो फोर्टनाइट होता है जब चांद धीरे धीरे कम होता जाता है, और दशमी है आज, यानी चांद कुछ इस तरह का विजिबल होगा। चलिए, लास्ट जो सेशन हुआ था, कल जो सेशन लिया गया था, उसका क्वेश्चन ऑफ द डे दिया था मैंने आपको होमवर्क, आंसर डिस्कस करें। क्वेश्चन था, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ मेघालय। कल हमने न्यूज़ में देखा था काफ़ी सारे स्टेट के गवर्नर्स अपॉइंट किए गए हैं, और विद इन अ डे और टू मैं आपको सीएम्स और गवर्नर्स की निमोनिक से वीडियो प्रेजेंट कर दूंगी, जिससे आप सारे न्यू गवर्नर्स भी याद कर सकते हो। इसका आंसर क्या होगा, CH विजय शंकर। CH विजय शंकर हैज़ बीन अपॉइंटेड द गवर्नर ऑफ मेघालय। देन सेशन के दौरान एक दो क्वेश्चन पूछे थे मैंने आपसे, तो जशमिन पटनायक, आज आपका रिस्पॉन्स रैंडमली पिक किया है। आई हैड आस्क्ड यू कि पहला जन औषधि केंद्र जो है बाहर, इंडिया के बाहर कहाँ ओपन किया गया है, थोड़े ही समय पहले किया गया था, आंसर होगा मॉरिशस के अंदर। देन आई हैड आस्क्ड यू कि कौन सा कंट्री है जिसमें सबसे ज़्यादा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। द नेशन विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इज इटली। देन आई हैड आस्क्ड यू कि 2028 के समर ओलंपिक्स कहाँ ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। द आंसर इज लॉस एंजलिस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। एंड फाइनली विजय शंकर जी भी आंसर आपने दे दिया, सो थम्स अप टू यू। तो चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे इंपॉर्टेंट डेज देखने से। देखिए, कल 29 जुलाई को एक सुपर इंपॉर्टेंट डे हमने कवर किया था। कौन सा था? टाइगर्स डे, इंटरनेशनल टाइगर डे हमने कल पढ़ा था, रिमेंबर। एक और इंपॉर्टेंट डे आता है 29 जुलाई को, जो कल हमने कवर नहीं किया था, आज कर लेते हैं। वर्ल्ड ORS डे, ओरल रीहाइड्रेशन सोल्यूशन। रीहाइड्रेशन यानी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड्स की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से डीहाइड्रेशन हो जाता है, उसको रिप्लेनिश करने के लिए, उसकी भरपाई करने के लिए हम ORS देते हैं। ओरल यानी मुंह से लिया जाने वाला, रीहाइड्रेट यानी बॉडी के फ्लूइड्स को वापस से ठीक कर देगा, ऐसा सोल्यूशन है ये। तो ये जो 29 जुलाई है, इस दिन को ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड ORS डे के तौर पे, ताकि अवेयरनेस लाई जा सके कि ORS कितना इंपॉर्टेंट है। और कभी डायरिया से, पर्टिकुलरली सिवियर लूज मोशन जो होते हैं, पर्टिकुलरली छोटे बच्चों में बहुत बड़ा इशू है, तो उसके लिए ORS कितना इंपॉर्टेंट है, इसकी सिग्निफिकेंस बताने के लिए डे ऑब्जर्व किया जाता है। अंडर 5 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं ना, उनके अंदर डायरिया इज वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ डेथ वर्ल्ड वाइड। सो डायरिया के अंदर सीवियर डिहाइड्रेशन हो जाता है, ORS उसको ठीक कर देता है। अच्छा, इस बार की थीम क्या रही? क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द मैजिक मिक्सचर। ये मैजिक मिक्सचर कौन सा है? ये ORS ही है। ग्लूकोज कुछ सॉल्ट से मिला करके बनाया जाता है, और बॉडी के जो सॉल्ट बैलेंस है, जो न्यूट्रिएंट बैलेंस है, उसको ठीक करता है। पोटेशियम सोडियम कॉम्प्लेक्स को भी ठीक करता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से अगर हम देखें, इसकी रिकमेंडेशन क्या है कि ORS सोल्यूशन जो है उसमें टोटल ऑस्मोलैरिटी कितनी होनी चाहिए? 245 mmol पर लीटर, तभी वो सेल्स के अंदर प्रॉपर्ली जाता है और सेल्स को रीहाइड्रेट करता है। ठीक है, तो ORS डे 29 जुलाई को आता है, अलॉन्ग विथ इंटरनेशनल टाइगर्स डे। चलिए अब हम 30 जुलाई के 2 दिन देखते हैं। एक है इंटरनेशनल डे ऑफ फ्रेंडशिप। हाँ, आप में से कई बच्चे बोलोगे, अरे मैम अब भी थोड़ी आता है, फर्स्ट संडे ऑफ अगस्त को आता है। हाँ, फर्स्ट संडे ऑफ अगस्त को हम मनाते हैं, लेकिन यूनाइटेड नेशंस ने जो डे डिसाइड कर रखा है इंटरनेशनल डे ऑफ फ्रेंडशिप के लिए, वो कौन सा है? दैट इज़ 30 जुलाई, 30 जुलाई को आता है। आप और हम संडे को ऑब्जर्व कर लेंगे। सो 2011 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने प्रोक्लेम किया था कि भाई हम 30 जुलाई को इंटरनेशनल डे ऑफ फ्रेंडशिप के तौर पे मनाएंगे, ताकि अलग अलग देशों के, कंट्रीज़ के, कल्चर्स के जो इंडिविजुअल है, आपस में खुशी से, दोस्ती सबसे अच्छा रिश्ता होता है ना, सो उस तरह से को एग्जिस्ट कर सके, कम्युनिटी बिल्ड कर सके। 30 जुलाई इंटरनेशनल डे ऑफ फ्रेंडशिप, बस एक बार देखने जैसा है ये। एक और डे आता है, वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स। ट्रैफिकिंग, खरीद बेच, जो ट्रेड होती है लोगों की, यहाँ से खरीदा वहाँ बेच दिया, वहाँ से खरीदा वहाँ बेच दिया, तो जो ट्रैफिकिंग होती है लोगों की, इसके अगेंस्ट आवाज़ उठाने के लिए 30 जुलाई को वर्ल्ड डे अगेंस्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग या ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स के तौर पे भी ऑब्जर्व किया जाता है। इस बार की थीम है लीव नो चाइल्ड बिहाइंड इन द फाइट अगेंस्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग। जितने भी इंसानों की ट्रैफिकिंग होती है ना, हर 3 इंसानों में से एक बच्चा होता है।
सो बच्चों की ट्रैफिकिंग बहुत से रीज़न से की जाती है, चाइल्ड लेबर के तौर पे की जाती है, भीख मंगवाने के लिए की जाती है, प्रोस्टिट्यूशन के अंदर की जाती है, ऑनलाइन जो सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंटेंट होता है उसमें की जाती है। देयर आर वेरियस रीजन जिनकी वजह से बच्चों की पर्टिकुलरली ट्रैफिकिंग की जाती है। तो इस बार की थीम जो है वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स, वो बच्चे से रिलेटेड है, चिल्ड्रन ओरिएंटेड है। लीव नो चाइल्ड बिहाइंड इन द फाइट अगेंस्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ठीक है जी। चलिए अब अगली जो न्यूज़ है एक इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। अपॉइंटमेंट है सिडबी का। सिडबी नाम तो सुना होगा, SIDBI, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, और इसको मिले हैं अपने नए CMD। अपॉइंटमेंट पहले हो गया था, अब इन्होंने चार्ज ले लिया है, कार्यभार संभाल लिया है। कौन है वो व्यक्ति? मनोज मित्तल जी। सो मनोज मित्तल हैज़ टेकन चार्ज एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ सिडबी। याद कैसे कर सकते हैं? देखो सिडबी, वेक अप सिड, सिडबी का सिड ले लिया और सिड बोल रहा है मन नहीं है, मन नहीं है। सो वेकअप सिड मन नहीं है, मनोज मित्तल, मनोज से मन ले लिया, मनोज मित्तल जी याद रह जाएंगे। सिडबी की शुरुआत हुई थी 2 अप्रैल 1990 के अंदर, और लखनऊ उत्तर प्रदेश में ये हेडक्वार्टर है। स्मॉल इंडस्ट्रीज को फाइनेंशियल सपोर्ट और असिस्टेंस देने का काम करता है। देन अगली जो न्यूज़ आ रही है वो लाओस से आ रही है। साउथ एशिया के अंदर एक देश है लाओस, और लाओस ने इशू किया है वर्ल्ड का पहला ऐसा स्टैम्प जिसपे रामलला की मूर्ति की पिक्चर हो। जब अयोध्या का रामलला मंदिर लॉन्च हुआ था, इनॉग्रेट हुआ था, तो उस टाइम हमने भी कॉमेमोरेटिव स्टैम्प्स रिलीज की थी, राइट। लेकिन उन पे रामलला की मूर्ति की पिक्चर नहीं थी। तो दुनिया भर की पहली ऐसी पोस्टेज स्टैम्प, कॉमेमोरेटिव है ये भी, पर पोस्टेज स्टैम्प है जिस पे रामलला की मूर्ति की पिक्चर हो, वो किसने रिलीज की है? लाओस ने रिलीज की है। और इसमें भी जो अनवीलिंग थी, अनावरण जो इसका था, वो किसने किया? हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर S जयशंकर जी ने किया है। सो लाओस इशूज वर्ल्ड्स फर्स्ट एवर स्टैम्प डिपिक्टिंग श्री रामलला ऑफ अयोध्या। देन लाओस का पूरा नाम क्या है? लाओ PDR, दैट इज लाओ पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, और इन्होंने इस तरीके की स्टैम्प रिलीज की। एक्चुअली इन्होंने ट्विन स्टैम्प्स रिलीज की हैं, एक स्टैम्प जिसमें रामलला की मूर्ति की पिक्चर है, और दूसरी एक स्टैम्प है जिसमें लॉर्ड बुद्धा लुआंग प्रबांग में एक बुद्धा की स्टैचू है, और उसका डिपिक्शन किया है एक स्टैम्प में, और एक में रामलला की मूर्ति का डिपिक्शन किया है। ठीक है। अच्छा, रामायण जैसे हमारे यहाँ है ना, लाओ में भी रामायण का डिपिक्शन किया जाता है, रामायण का मंचन किया जाता है, ड्रामाज किए जाते हैं स्टेज के ऊपर। लाओस में रामायण को रामकायन कहा जाता है। रामकायन, जैसे हम रामायण कहते हैं वो रामकायन कहते हैं, और ऑस्पिशियस ओकेशन में इसको परफॉर्म भी किया जाता है, जैसे हम रामलीला करते हैं। और ये जो स्टैम्प रिलीज की गई है इसकी एक थीम भी है। थीम याद रखिएगा, थीम है सेलिब्रेटिंग शेयर्ड कल्चरल हेरिटेज ऑफ लाओ PDR एंड इंडिया। दोनों देशों की शेयर्ड कल्चरल हेरिटेज क्या है? राम जी हैं। सो उसी को सेलिब्रेट करने के लिए की गई है। इंडिया के एम्बेसडर कौन है लाओस के लिए? सो आंसर हो जाएगा प्रशांत अग्रवाल, प्रशांत अग्रवाल। और लाओस की कैपिटल वेंटियान। यहाँ पे देखिए ये साउथ एशिया वाला हिस्सा है, इधर ये म्यांमार आ गया, इसके इधर इंडिया आ जाएगा। सो म्यांमार से लगा हुआ ये पूरा लाओस है। फाइन। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पे रुक करेंगे, और न्यूज़ आ रही है कि नीता अंबानी जो है उन्होंने अनवील किया है इंडियाज़ हाउस एट पेरिस ओलंपिक्स। पहली बार किसी ओलंपिक में इंडिया हाउस को लॉन्च किया गया है। इंडिया हाउस क्या है? इंडिया हाउस एक तरह से आप मान लीजिए एक स्पेस है, एक पैविलियन है, जहाँ पे जाकर के आप एंट्री टिकट दो और जाकर के इंडिया की रिच हेरिटेज, कल्चर, स्पोर्ट किस तरह से इवॉल्व हुआ, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। सो इंडिया के बारे में अगर आपको बेसिक इन्फो चाहिए, ओलंपिक पूरा एरिया है, वहाँ पे अलग अलग देशों के खिलाड़ी आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, वो इंटरेस्टेड होते हैं अलग अलग देशों को जानने के लिए, तो आप आकर के यहाँ पे इंडिया की पूरी झलक देख सकते हो। ये होता है हमारा ओलंपिक हाउस। तो ओलंपिक में इंडिया हाउस, तो पहली बार किसी ओलंपिक में हमने इंडिया हाउस को लॉन्च किया है। और किसने लॉन्च किया इस बार? नीता अंबानी ने किया। अब नीता अंबानी ने क्यों किया? PM मोदी वगैरह सब कोई क्यों नहीं आए? नीता अंबानी जी ने इसलिए किया है बिकॉज ये जो इंडिया हाउस है ये रिलायंस फाउंडेशन ने बनवाया है इन पार्टनरशिप विद इंडियन ओलंपिक्स एसोसिएशन। तो अब भाई जब रिलायंस फाउंडेशन आई है तो उनकी मालकिन ही आएंगी, बिकॉज नीता अंबानी जो है वो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की मेंबर भी हैं और रिलायंस फाउंडेशन की फाउंडर भी हैं। इसलिए नीता अंबानी जी ने इनॉग्रेट किया इंडिया हाउस, जो कि कंट्री का पहला ऐसा हाउस है इन एनी ओलंपिक्स। और ये कहाँ पे सिचुएटेड है? पार्क दे ला विलेट, ओलंपिक ऑफ पार्क ऑफ नेशंस ओलंपिक वाला एरिया जो है वहाँ पे। ऐसा नहीं सिर्फ इंडिया का हुआ, अलग अलग देशों के हाउसेस होते हैं। ठीक है, इंडिया का पहली बार हुआ है। नेक्स्ट न्यूज़ के लिए हम चलते हैं। विमेन एशिया कप क्रिकेट
का फिनाले हो चुका है। जो होस्ट कंट्री है श्रीलंका, वो ये कप जीत चुकी है। हराया किसको है? भारत को हराया। भारत अभी तक की सबसे सक्सेसफुल टीम है, 7 टाइम विमेन एशिया कप क्रिकेट में जीत चुकी है और हर बार फिनाले में पहुंचने वाली टीम है। इसके अलावा एक टीम है जो एक बार जीती है, बांग्लादेश। श्रीलंका पहली बार जीती है विमेन एशिया कप, राइट, और हराया है हमको। सो होस्ट श्रीलंकन विमेन क्रिकेट टीम, इनका पहला मेडन यानी फर्स्ट, सो इनका फर्स्ट विमेन क्रिकेट एशिया कप है ये, एंड 9th एडिशन ओवरऑल अगर आप देखोगे 9th विमेन क्रिकेट एशिया कप है, जिसमें से 7 टाइम्स विनर कौन है? 7 टाइम्स विनर इंडिया रहा, 1 टाइम विनर बांग्लादेश रहा और अब ये एक बार विनर श्रीलंका बना है। कहाँ हो रहा था ये? रांगिरी दाम्बुला इंटरनेशनल स्टेडियम श्रीलंका के अंदर। देन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, इंडिया अकेली ऐसी टीम है जो कि फिनाले में हर बार पहुंची है एशिया कप के और 7 टाइम हम टाइटल जीते हैं। इस बार का जो पूरा ये विमेन एशिया कप हुआ है, इसमें प्लेयर ऑफ द सीरीज किसको मिला? सो प्लेयर ऑफ द सीरीज मिला है चामारी आथापट्टू को, चामारी आथापट्टू। ओके, नेक्स्ट फॉर्मूला 1। फॉर्मूला 1 रेसिंग से देखिएगा, बेल्जियन ग्रैंड प्री से आ रही है खबर, बेल्जियन ग्रैंड प्री, इसमें एक्स नहीं पढ़ा जाता है। ल्यूइस हैमिल्टन, ये ऑल्दो सेकंड आए थे लेकिन फर्स्ट घोषित कर दिए गए। क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट आए थे दैट इज जॉर्ज रसल, जॉर्ज रसल को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। जॉर्ज रसल रेस जीते लेकिन फिर बाद में पता लगाया गया कि इन्होंने एक लाइटर कार का इस्तेमाल किया है रेस जीतने के लिए, जो इस वजह से डिस्क्वालीफाई कर दिए गए। और जो ल्यूइस हैमिल्टन है वो विनर घोषित कर दिए गए, किसके? बेल्जियन ग्रैंड प्री। सो बेल्जियन ग्रैंड प्री विनर कौन है? ल्यूइस हैमिल्टन, ल्यूइस हैमिल्टन। नेक्स्ट, अच्छा मुझे यहीं पे बता दो, ल्यूइस हैमिल्टन में अभी हाल ही में एक और ग्रैंड प्री जीता था, फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्री। बताइए, ल्यूइस हैमिल्टन में रिसेंटली एक और जीता था, क्या नाम है उसका? राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट न्यूज़ के लिए इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड की तरफ हम रुक करते हैं। इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड 2024, इंडिया से 5 स्टूडेंट्स और या पार्टिसिपेंट्स की टीम गई थी और पांचों ने कोई ना कोई मेडल लिया है 54th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड में, जिसमें 2 गोल्ड मेडल शामिल हैं और 3 सिल्वर मेडल शामिल हैं। ठीक है, और ये कहाँ हो रहा था? ईरान के अंदर, इस्फहान ईरान के अंदर 54th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड हुआ जुलाई 21 से 29 और हमारी टीम अच्छा प्रदर्शन करके आई है, ओवरऑल 4th पोजिशन पे आई है मेडल टैली में और 2 गोल्ड लाई है, 3 सिल्वर हैं। 2 गोल्ड जो है वो रिदम केडिया जो छत्तीसगढ़ से हैं और वेद लाहौटी एमपी से हैं, इन्होंने 2 गोल्ड लिए हैं। टॉप पे कौन रहा मेडल टैली में? चाइना रहा है। टोटल 193 स्टूडेंट्स 43 कंट्रीज से आए थे। इन 193 स्टूडेंट्स में से हमारे स्टूडेंट्स ने 5 मेडल्स बैक किए हैं और पांचों के पांचों मेडल लेके 4th पोजिशन लेकर के लौटे हैं और ये 4th पोजिशन हमने वियतनाम के साथ शेयर की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गवर्नमेंट ने सेलिब्रेट की 4th एनिवर्सरी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की विद अखिल भारतीय शिक्षा समागम इन न्यू दिल्ली। सो अखिल भारतीय शिक्षा समागम एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाया गया 29 जुलाई 2024 को। क्यों? क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है उसके इम्प्लीमेंटेशन को उसको लॉन्च किए हुए 4 साल पूरे हो चुके हैं। ठीक है, तो बस मेन बात तो इतनी सी है और इसमें कुछ भी नहीं है और अब हम आगे बढ़ सकते हैं। चलो, अच्छा यहाँ पे आप ये ज़रूर देख लीजिएगा, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर का नाम धर्मेंद्र प्रधान और कहाँ पे ये अखिल भारतीय शिक्षा समागम हुआ? मानेकशॉ सेंटर ऑडिटोरियम नई दिल्ली के अंदर करवाया गया। अब जो अगली खबर आ रही है वो एक आरबीआई की रिपोर्ट है। अच्छा यहाँ पे ना एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं है कि अगर हम कोई भी फिनेंस न्यूज़ कवर करते हैं तो वो सिर्फ बैंकिंग एग्जाम के बच्चों के लिए होती है, नहीं, ऐसा नहीं होता। बैंकिंग एग्जाम वाले बच्चों के लिए एक्सक्लूसिवली हम वीकली सेशन लेकर के आते हैं बैंकिंग एंड फिनेंस के, है ना, जो संडे को शाम को 7 बजे आते हैं, वो ज़रूर बैंकिंग वाले बच्चों के लिए, बैंकिंग इंश्योरेंस जो भी एग्जाम्स देते हैं। लेकिन यहाँ हम जो भी फिनेंस न्यूज़ डिस्कस करते हैं इट इज़ मेंट फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। काफ़ी सारे एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है, सो डू नॉट स्किप दिस अप। सो आरबीआई की रिपोर्ट क्या बोलती है कि जो भी इंडिया में एवरेज डेटा ब्रीच होता है, डेटा ब्रीच यानी कि किसी ने फिशिंग मेल किया, कोई लिंक किया, आपने उस पर क्लिक कर दिया, आपका चैनल वैनल हैक हो गया या फिर आपका डेटा सारा हैक हो गया, आपकी वेबसाइट हैक हो गई, या फिर जो डेटाज होते हैं वो चुरा लिए जाते हैं, यूजर के डेटा चुरा लिए। तो इस तरह का जो भी डेटा ब्रीच होता है उससे इंडिया के अंदर जो लागत आई है 2023 में, यानी इंडिया को जो कॉस्ट बेयर करनी पड़ी है 2023 में, वो कितनी हो गई है? $2 मिलियन को क्रॉस कर गई है। अब जब डेटा लीक होता है तो उससे कॉस्ट आती है। अब किसको आई है, क्यों
आई है ये आरबीआई रिपोर्ट ने रिवील नहीं किया है, तो हम स्पेक्यूलेट नहीं करेंगे, हम अंदाजा नहीं लगाएंगे। आरबीआई ने सीधे सीधे एक डेटा दिया है कि इंडिया की जो एवरेज डेटा ब्रीच होता है उससे जो कॉस्ट है वो $2 मिलियन क्रॉस कर गई है 2023 के अंदर। और अगर आप 2020 से 23 का कंपैरिजन करो तो 28% एवरेज कॉस्ट बढ़ी है। डेटा ब्रीच जब 2020 में होता है और आज जब डेटा ब्रीच हो रहा है तो जो लागत है वो 28% बढ़ी है, बिकॉज ऑब्वियसली आज के टाइम में डिजिटल डेटा या जो ऑनलाइन डेटा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। अब इसमें भी सबसे ज़्यादा वल्नरेबल कौन सी इंडस्ट्री है जहाँ से ये डेटा ब्रीच होता है? ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, याद रखिएगा। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है जो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है इस तरह के क्राइम्स की। जो बैंकिंग और फिनेंस सर्विसेज हैं वो काफ़ी ज़्यादा कुशन्ड है, मतलब वो इतनी जल्दी डेटा ब्रीच में नहीं फंसती हैं, हालांकि 100% तो प्रूफ सिक्योर ये भी नहीं है, रिलेटिवली प्रोटेक्टेड है। ठीक है। देन फिशिंग अटैक्स। अच्छा, अब अलग अलग तरह का डेटा ब्रीच होता है, उसमें भी सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन अटैक किस तरह के होते हैं? फिशिंग अटैक होते हैं। ये FISHING नहीं होता, PHISHING होता है। फिशिंग का मतलब होता है आप मान लीजिए आपने कुछ मेल में कोई लिंक भेजा या आपने सामने वाले इंसान को कुछ ना कुछ मैसेज भेजा जिसमें कोई लिंक होगा, क्लिकेबल आइटम होगा, आप उस पर क्लिक करोगे, मतलब आप उनके चंगुल में आ गए। उन्होंने फिशिंग के लिए बेट डाला, ये वर्ड सुना है बेट? बेट का मतलब जैसे फिशिंग में हम थोड़ा सा चारा फेंकते हैं ना, तो उन्होंने कोई चारा फेंका, आप उस चारे के काबू में आ गए, तो दैट इज फिशिंग अटैक। ये सबसे ज़्यादा कॉमन है, 22% जो डेटा ब्रीच होता है वो इसी की वजह से होता है। उसके बाद 16% कॉम्प्रोमाइज क्रेडेंशियल्स एट्सेट्रा, आपके पासवर्ड पता कर लिए एट्सेट्रा। ठीक है। और डिजिटल अटैक में तेज़ी क्यों देखी गई है इंडिया में? ऑब्वियसली बिकॉज हमारी डिजिटल इकोनॉमी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, हमारी डिजिटल इकोनॉमी बढ़ रही है। करीब 10% हमारे GDP का डिजिटल इकोनॉमी से आ रहा है। तो जब डिजिटली हम आगे बढ़ रहे हैं तो इस तरह के अटैक्स भी ज़्यादा होंगे। और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2026 तक 20% हमारा जो GDP है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, वो डिजिटल इकोनॉमी से लिंक होगा। अभी 10% है। और अगर आप डिजिटल पेमेंट्स वगैरह की बात करो तो इंडिया लीड करता है वर्ल्ड में रियल टाइम पेमेंट में। पूरे ग्लोबल मार्केट का जितना भी रियल टाइम पेमेंट होता है, ऑनलाइन पेमेंट डिजिटली होता है, 48.5% इंडियंस कर रहे हैं। आबादी भी बहुत ज़्यादा है और डिजिटल हमारा जो स्प्रेड है वो भी बहुत ज़्यादा है। सब्जी वाले के पास भी आपको UPI मिल जाएगा, है ना। चलिए बढ़े आगे। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है पेरियार टाइगर रिजर्व से। कहाँ है पेरियार टाइगर रिजर्व? केरला के अंदर है, केरला में, वेस्टर्न घाट्स के अंदर आता है, केरला में। सो इन अ फर्स्ट यानी पहली बार, इन अ फर्स्ट का मतलब होता है पहली बार, पेरियार टाइगर रिजर्व ने इंस्टॉल किया है विंड टर्बाइन इन द फॉरेस्ट फॉर पावर जनरेशन। अभी तक जो टाइगर रिजर्व वगैरह होते हैं, जैसे पेरियार की भी आप बात करो तो सोलर एनर्जी पे डिपेंडेंट हो रहे थे, लेकिन पहली बार एक विंड टर्बाइन यहाँ पे इंस्टॉल किया गया। क्यों? क्योंकि बादल बारिश बहुत रहती है, सोलर पावर ढंग से जनरेट नहीं हो रही थी। और क्या काम आएगी ये जो विंड टर्बाइन से एनर्जी प्रोड्यूस होगी? ये जो कैमराज वगैरह लगाए जाते हैं रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए कि यहाँ से टाइगर गुजरा नहीं गुजरा, उनमें काम आएगा। फॉरेस्ट में वाईफाई कनेक्टिविटी देने में काम आएगा। तो न्यूज़ तो इतनी सी है। अब थोड़ा सा हम पेरियार टाइगर रिजर्व के बारे में देख लेते हैं। देखो ये केरला दिख रहा है आपको, और यहाँ पे करीब पेरियार नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व पड़ता है। इसका नाम पेरियार क्यों पड़ा? बिकॉज यहाँ से एक मुख्य नदी जाती है, पेरियार रिवर। पेरियार केरला की एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, राइट। और इसी के साथ साथ मुलैयार रिवर भी यहाँ से जाती है। एंड काफ़ी सारी ट्राइबल कम्युनिटीज़ यहाँ पे इस एरिया के अंदर देखी जाती हैं। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट एनिमल की हैबिटेट है ये, नीलगिरी टार। थोड़ी सी ब्लूइश बकरी होती है नीलगिरी टार। ओके, चलिए फिर हम देखते हैं कि अंडमान में पाया जाने वाला एक एंडेमिक स्पीशीज़ है फ्रॉग का, यानी वो सिर्फ अंडमान में ही पाया जाएगा। ठीक है। और उसका नाम क्या है? चार्ल्स डार्विन्स फ्रॉग। चार्ल्स डार्विन्स ये फ्रॉग है। और रिसर्चर्स ने ऐसी खोज की है कि अकेला ऐसा फ्रॉग है जो कि अपसाइड डाउन होकर के, यानी मुंह नीचे करेगा, अपने हाइंड साइड ऊपर करेगा और फिर अपने एग्स ले करता है, और वो भी किसी पेड़ के गड्ढे वड्ढे में करता है, वो एग्स फिर पानी में गिर जाते हैं। सो अकेली ऐसी फ्रॉग की स्पीशीज़ देखी गई है जो कि एंडेमिक है। कहाँ पे? अंडमान में, जो अपसाइड डाउन होके एग लेइंग करती है, स्पॉनिंग करती है। सो इंडो अमेरिकन टीम ऑफ बायोलॉजिस्ट ने डिस्कवर किया एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिप्रोडक्टिव बिहेवियर। जो मेटिंग करते हैं मेल और फीमेल वो भी अपसाइड डाउन होके करते हैं, और जो स्पॉनिंग करते हैं एग की वो भी इसी तरह से करते हैं। सो चार्ल्स डार्विन्स फ्रॉग, जिसका जूलॉजिकल नेम है मिनेर्वरिया चार्ल्स डार्विनी, ये एक एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है। और IUCN के अंदर इसका जो स्टेटस है वो वल्नरेबल दिया गया है। ठीक है। बहुत
कम अदरवाइज ये अवेलेबल है। और ये एंडेमिक यानी कहाँ ओरिजिनली पाई जाती है, अंडमान आइलैंड्स में पाई जाती है। सो ये स्पीशीज अपने एग्स को वर्टिकली अपसाइड डाउन पोजिशन में इनर वॉल ऑफ छोटी छोटी ट्री कैविटीज में डाल देती है, वहां से वो पानी में गिर जाते हैं। नो अदर फ्रॉग लेज टेरेस्ट्रियल एग्स इन अपसाइड डाउन पोजिशन विद इन ट्री होल्स, ठीक है। और लाइक आई टोल्ड यू IUCN में इसको वल्नरेबल काउंट किया गया है। फिर हम आते हैं वेनेजुएला पे। वेनेजुएला जो कि साउथ अमेरिका की एक कंट्री है वेनेजुएला, और यहाँ पे प्रेसिडेंट के तौर पे थर्ड टर्म के लिए कौन इलेक्ट होके आए हैं, निकोलस मादुरो। Nicolas Maduro has been elected as the president of Venezuela for the third term. Venezuela की capital Caracas. Then Tech Leaders Forum of India. Tech Leaders Forum of India यानी TELFI ने लॉन्च किया है, ने लॉन्च नहीं किया, यही लॉन्च हुआ है। टेक लीडर्स फोरम ऑफ इंडिया लॉन्च किया गया है एट वर्ल्ड एजुकेशन कॉन्फ्रेंस 2024 इन दुबई। समझिएगा, दुबई के अंदर वर्ल्ड एजुकेशन कॉन्फ्रेंस 2024 हो रही है, जिसके अंदर एक चीज लॉन्च की गई, और वो क्या लॉन्च की गई है, टेक लीडर्स फोरम ऑफ इंडिया। ये ऐसा फोरम है जो कि इंजीनियर्स के लिए है, उनकी वर्कशॉप्स होंगी, ट्रेनिंग्स होगी, उनको अपनी कम्युनिटी से और जोड़ा जाएगा, आगे अपॉर्चुनिटीज से जोड़ा जाएगा, ताकि इंजीनियर्स भी बेटर ऑप्शंस ले सकें। सो टेक लीडर्स फोरम ऑफ इंडिया ऑफिशियली लॉन्च किया गया वर्ल्ड एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में, जो कि कौन होस्ट कर रहा था, दुबई की एक यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे ये हो रहा था, हमदान बिन मोहम्मद स्मार्ट यूनिवर्सिटी दुबई। यहाँ पे ये जो पूरा कॉन्फ्रेंस है ये हो रहा था। होस्ट कौन कर रहा था, फेडरेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एसोसिएशन। फेडरेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एसोसिएशन होस्ट कर रही थी वर्ल्ड एजुकेशन कॉन्फ्रेंस 2024 दुबई के अंदर, जहां पे TELFI को भी लॉन्च किया गया। इसका मेन एम है इंजीनियर्स को एम्पावर करना, ठीक है। चलिए, ये आज की जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी हमने कवर कर लिया। हाँ, आज छोटा ही सेशन होगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ और कोई बनी नहीं है। अब आगे बढ़े रिवीजन क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले जल्दी से जो भी नए बच्चे आज जुड़े हैं, आज जो भी कुछ आपने पढ़ा है उसका आप जो PDF है वो टेलीग्राम चैनल से ले सकते हो। परचम का टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, 3 लाख समथिंग उस पर सब्सक्राइबर्स आपको दिख जाएंगे। ये मैं इसलिए बता रही हूँ बिकॉज बहुत सारे फेक चैनल्स भी बन जाते हैं, तो ध्यान से ही ज्वाइन कीजिएगा। नहीं तो आप परचम ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे फ्री सेक्शन होता है, वहाँ रोज़ आपको PDF मिल जाएंगे हिंदी और इंग्लिश में। अच्छा, उसके साथ साथ ये 6 मंथली करंट अफेयर मैगजीन है, जो भी अपकमिंग एग्जाम्स आपके हैं उसमें काफ़ी काम की रहेगी। जनवरी टू जून पूरी न्यूज़ जो भी आप पढ़ते हो वो कैटेगरी वाइज स्टैटिक GK के साथ मिल जाएगी, कॉम्प्रिहेंसिव है एंड अप टू डेट है। तो इसको आप कहाँ से एक्सेस कर सकते हो, parchamclasses.in से भी ले सकते हो, और परचम ऐप में जा करके भी आप ले सकते हो। वेबसाइट पे जाओगे तो रजिस्टर करना मत भूलिएगा खुद को। इसी तरह से एक CA रफ्तार है। CA रफ्तार क्वार्टरली मैगजीन होती है, और ये हेडलाइनर होती है, यानी सारी हेडलाइंस मिलेंगी आपको इसमें A to Z, लेकिन बस हेडलाइन फॉर्म में है, कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है। तो ये क्वार्टरली है, Jan to मार्च एंड April to जून लॉन्च हो चुकी है। कहाँ से ले सकते हो, वेबसाइट से इंडिविजुअल और सब्सक्रिप्शन ऐप से। इसके अलावा सवाल ई-बुक है, हर महीने 200 से ज़्यादा MCQ करंट अफेयर के विद एक्सप्लेनेशन, इंडिविजुअल वेबसाइट से, सब्सक्रिप्शन ऐप से। मंथली मैगजीन है, पूरी A to Z न्यूज़ विद स्टैटिक GK इसमें ऐड होती है। जो इंडिविजुअल है वो आप वेबसाइट से ले सकते हो, CA सब्सक्रिप्शन वो आप ऐप से ले सकते हो, ठीक है जी। चलिए, उसके अलावा ऐप के ऊपर आपको काफ़ी कोर्सेज और टेस्ट सीरीज़ का ऑप्शन भी मिल जाएगा, चाहे तो ये जाकर के अवेल कर सकते हो। ज़्यादा जानकारी अब आपको चाहिए तो ये हेल्पलाइन नंबर है 9929507407। कुछ भी परचेज करने के बाद प्रॉब्लम आती है तो parchamclasses06@gmail.com पे बेबाक होकर के लिखेंगे, टीम विल बी हैप्पी टू हेल्प यू, ठीक है जी। चलिए, रिविजन क्वेश्चन के लिए रेडी हैं, आंसर करना शुरू करेंगे अब। How many gold medals did Indian delegation win at 54th International Physics Olympiad 2024? 54th इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड 2024 जो कि ईरान के अंदर हुआ, उसमें हमारा जो पूरा टीम गया था, काफिला गया था इंडिया से, कितने गोल्ड मेडल्स जीत के लाए हैं? 2 गोल्ड मेडल्स एंड 3 सिल्वर मेडल्स। Which country became the first to issue a postage stamp featuring Shri Ram Lala of Ayodhya? रामलला मूर्ति का जो पिक्चर है अयोध्या वाली, उसको डिपिक्ट करने वाला पहला कंट्री, और उसको डिपिक्ट करके एक पोस्टेज स्टैम्प निकालने वाला पहला कंट्री कौन सा है? लाओस। ओके। According to RBI report, what was average cost of data breach in India between 2020 to 2023? 2020 से 23 तक जो डेटा ब्रीच हुआ है उसमें एवरेज जो कॉस्ट भारत को बेयर करनी पड़ी है 2023 में, वो कितनी पहुंची है आपसे पूछा जा रहा है।
मैंने उसमें लिखा तो था पर मैंने फिगर आई थिंक बोला नहीं था. नो प्रॉब्लम. सो इट वॉज अ लिटिल मोर देन 2 मिलियन, आई थिंक 2.18 मिलियन समथिंग है, बट हाँ 2 मिलियन US डॉलर को हल्का सा क्रॉस किया हुआ था. सो डी विल बी द आंसर. Who inaugurated the first ever India House at Olympic Games during Paris 2024 Olympics? India House at Olympics पहली बार इनॉग्रेट किया गया है. किसने किया है आपसे पूछा जा रहा है. आंसर क्या होगा? नीता अंबानी. Then who has recently taken charge as CMD, that is Chairman and Managing Director of SIDBI, that is Small Industries Development Bank of India. So CMD SIDBI के कौन बने हैं? Wake up Sid, मेरा मन नहीं. So मन से मनोज मित्तल. Alright. Then what is the theme of World Day Against Trafficking in Persons 2024? बहुत ही बढ़िया, हमने आंसर पहले ही लिख रखा है. World Day Against Trafficking in Persons 2024 जो कि 30 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है, उसकी इस बार की थीम क्या रही? Leave no child behind in the fight against human trafficking. और ये है आपका क्वेश्चन ऑफ द डे. Which country won Women T20 Asia Cup 2024? कौन सा देश है जिसने विमेन एशिया कप 2024 क्रिकेट में जीता है? तो आज का सेशन होता है समाप्त. आई रियली होप सब कुछ समझ में आ गया होगा. अगर आपका कोई भी क्वेरी कंसर्न है रिलेटेड टू एनी कोर्स सब्सक्रिप्शन एटसेट्रा तो आप सही जगह चैनलाइज कीजिएगा. इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई डाउट क्वेरी कंसर्न है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर से लिख सकते हैं. सी यू वेरी सून टुमारो. अंटिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ. बाय बाय.